दोस्तों सीआरटी टीवी की रिपेयरिंग से रिलेटेड बहुत सारी कमेंट हमारे चैनल पर आती रहती हैं। वैसे ज़्यादातर जो सीआरटी टीवी की रिपेयरिंग करता हूं उससे रिलेटेड मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं, क्योंकि सेटअप पर सीआरटी टीवी की रिपेयरिंग नहीं कर पाता हूं। वो मैं घर पे ही जाके करता हूं, वहां पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, कुछ बेसिक्स फॉल्ट्स जो आते हैं उसकी कुछ 2 या 3 मिनट की वीडियो बना के आपको मैं ज़रूर देता रहता हूँ बीच बीच में। लेकिन काफ़ी दोस्तों की जब रिक्वेस्ट आने लगी थी तो यहाँ पर ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ जो अभी सीआरटी टीवी का काम सीख रहे हैं। ये वीडियो पावर सप्लाई की रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो है। यहाँ पर आपको प्राइमरी सेक्शन के फॉल्ट को ठीक करना सिखाऊंगा। धीरे धीरे हम नेक्स्ट अलग अलग हम सेक्शन पे चलेंगे। फिलहाल जो यहाँ पर सेक्शन रहेगा वो जो हमारा प्राइमरी सेक्शन रहता है, जहाँ से एसी 220 वोल्ट इनपुट करती है और वहाँ से एसएम ट्रांसफार्मर तक जो यहाँ पर सप्लाई बनती है, वहाँ तक मैं आपको कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में देने वाला हूँ। और इस वीडियो में आपको 2 प्रकार की सप्लाई के बारे में बताऊँगा। वैसे सप्लाई सेम होती है, बस उसमें एक कंपोनेंट थोड़ा सा अलग होता है, उसके बारे में भी यहाँ पर आपसे डिस्कस करूँगा। बस आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर वॉच करना, तभी आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे या फिर सीख पाएंगे। अगर आप वीडियो को आधा ही छोड़ देते हैं और लास्ट में कमेंट करते हैं सर मुझे समझ में नहीं आया, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप वीडियो वॉच करते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, सिर्फ 1 सेकंड आपको लाइक करने में लगता है, तो लाइक ज़रूर करना यार। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आप लोगों को सीखने के लिए बेटर से बेटर कंटेंट लाने की मैं कोशिश करता हूँ। और हाँ, साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, ताकि हमारे साथ साथ बहुत सारे लोग जो इसको सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास सीआरटी टीवी नहीं है, बल्कि उसकी 2 सप्लाई हैं। मैं 2 सप्लाई की बात कर रहा था, एक एसटीआर बेस्ड होती है और एक ट्रांजिस्टर बेस्ड। इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, बस एक ही डिफरेंस रहता है। एक को स्विचिंग के लिए ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, दूसरी सप्लाई में एसटीआर का यूज किया जाता है। बस इतना ही इसका काम होता है। बाकी का कंपोनेंट और इसके जो प्राइमरी सेक्शन का पार्ट रहता है पूरा सेम होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं सिर्फ प्राइमरी सेक्शन यानी कि फुल्ली डेड जो सॉल्यूशन यानी कि जो ट्रांसफार्मर, ये जो एसएम ट्रांसफार्मर रहता है उससे ऊपर के जो सेक्शन रहता है प्राइमरी सेक्शन, इसमें जो फॉल्ट आता है वो सबसे मेन फॉल्ट होता है। उसी से आपकी अगर टीवी डेड है तो उसका सॉल्यूशन हो जाता है, बिल्कुल शॉर्ट है तो उसका सॉल्यूशन हो जाता है। अब फॉल्ट भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। एक फुल शॉर्टिंग आती है आपके प्राइमरी सेक्शन में, और क्या होता है, और आपका शॉर्टिंग नहीं है लेकिन वहाँ पर वो ऑन नहीं हो रहा। ये किस कारण से होता है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं प्राइमरी सेक्शन कहते किसे हैं, और क्योंकि हो सकता है कि हमारी वीडियोज़ में ऐसे लोग भी विजिट कर रहे हों जिन्हें ये भी नहीं पता। और उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने आपको बहुत बार इस सप्लाई की वीडियो बना के दी है। इससे तो आप लोग अच्छी तरीके से परिचित होंगे कौन सी सप्लाई। ये डीटीएच पावर सप्लाई है, यानी कि जो डीटीएच में लगती है वो एसएमपीएस पावर सप्लाई है। बिल्कुल जैसे कि ये ट्रांसफार्मर से इधर का भाग सेकेंडरी और इधर का भाग प्राइमरी होता है, तो वैसे ही इसमें भी वही रहता है। ऐसे ही नहीं, बल्कि किसी भी पावर सप्लाई यानी कि किसी भी आप सर्किट को उठा लीजिए, उसमें आपको प्राइमरी सेक्शन ज़रूर मिलेगा। और लगभग सभी एसएमपीएस में है जो ट्रांजिस्टर या फिर एसटीआर बेस्ड होते हैं या फिर जो आईसी बेस्ड होते हैं जिसमें एसएम ट्रांसफार्मर लगता है, उसमें बिल्कुल सेम मेथड वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है ना, अगर आपको कंपोनेंट्स का नॉलेज है तो आप इजीली किसी भी सर्किट को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। मैंने उन सभी की वीडियोज़ भी बनाई है कि डायोड, रेजिस्टेंस और ये सब जो छोटे छोटे कंपोनेंट आप देख रहे हैं, कैपेसिटर वगैरह, ये कैसे टेस्ट किए जाते हैं। अगर आप फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे तो इनकी एक बार फ्रेश वीडियो में बना दूंगा आपको समझाने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन कौन सा रहता है। इसमें जो प्राइमरी सेक्शन होता है वो इधर का रहता है, इसमें लकीर जैसी होती है। बिल्कुल ऐसा ही इसमें भी होता है। अगर आपने ये रिपेयरिंग करना नहीं सीखा है तो इसकी वीडियो में मैं दे दूंगा, ये भी आप सीख लेंगे। अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर बेस्ड पावर सप्लाई की। अभी भी आप लोगों के मन में एक सवाल अभी भी काफ़ी सारे लोगों के मन में चल रहा होगा, भाई ट्रांजिस्टर बेस्ड पावर सप्लाई की पहचान कैसे करें। सिंपल सी बात है, स्विचिंग के लिए वहाँ पर ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर हीट सिंक दिख रही है, इसके नीचे जो ये लगा हुआ है ट्रांजिस्टर है। अगर आपको फिर भी यहाँ पर पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है तो आप इसका नंबर गूगल में सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर में बेसिकली 3 लेग होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लेग इसमें है। वहीं पर एसटीआर जो सप्लाई होती है उसमें भी यहाँ पर बिल्कुल ट्रांजिस्टर की तरह होता है, लेकिन एसटीआर में 5-6 पिन होती है और उसके ऊपर लिखा होता है साफ साफ एसटीआर। आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद यहाँ पर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए कोशिश तो की है मैंने दिखाने की। वैसे भी अगर आपको फिर भी अगर समझ में आए तो आप गूगल पर टाइप कर लीजिए एसटीआर, व्हाट इज एसटीआर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है एसटीआर बेस्ड पावर सप्लाई है।
और यहाँ पर स्विचिंग के लिए STR का यूज किया गया। बस सेम पावर सप्लाई है, बस इसमें STR है, उसमें ट्रांजिस्टर है, इसमें कोई डिफरेंस इतना नहीं है। बस बाकी सभी में कंपोनेंट्स वही, डायोड, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, इंडक्टर कॉइल, ये सब लगे हैं, उसमें भी वही लगा है। बस अब करते हैं फॉल्ट की बात। उससे पहले आपको दोनों में प्राइमरी सेक्शन दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये जो लकीर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट आते हैं ये सब प्राइमरी सेक्शन कहलाता है। और इसे जस्ट पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला पार्ट, ये देखिए, ये जो है पूरा प्राइमरी सेक्शन का पार्ट है, ये देखिएगा पूरा, ठीक है। इस पार्ट के अंदर जितने भी कंपोनेंट आते हैं सारे के सारे प्राइमरी सेक्शन के होते हैं। अगर आपका सप्लाई पूरी तरीके से डेड है, आउटपुट में कुछ नहीं दे रहा, तो आपने इसी सप्लाई यानी कि इसी घेरे के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं उनको चेक करना है। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूं, मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, लगभग 15 मिनट से ज़्यादा की ही होती है, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो इस पर्पज़ से बनाता हूं कि कोई भी नया बंदा मेरी वीडियो में विजिट करे तो अच्छी तरीके से सीख के जाए। बहुत सारे लोग जो वीडियो बनाते हैं वो अपने अपने तरीके से बनाते हैं, मेरा अलग अपना तरीका है। अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप सीखने के लिए यहाँ पर मिलती रहेंगी। और काफ़ी सारे लोग बोर भी होते हैं, क्योंकि उन्हें 2-2, 3-3 मिनट की वीडियो देखने की आदत होती है और इतनी लंबी वीडियो नहीं देखते हैं। लेकिन मेरे समझाने के तरीके को लेकर ही मैं वीडियो को लंबी बनाता हूँ। अब देखिए, ये जो पार्ट है ये प्राइमरी सेक्शन का है, यानी कि इसके अंतर्गत जितने भी कंपोनेंट आते हैं इन्हीं में कुछ ना कुछ कमी आने की वजह से हमारा पावर सप्लाई डेड हो जाती है। अब देखिए दूसरा, मैं इसमें भी बता दूं, इसमें भी ऐसे पता नहीं चल पा रहा है, पीछे यहाँ पर लाइन देख, ये है पूरे प्राइमरी सेक्शन का पार्ट। इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट आते हैं इनकी कमी के कारण प्राइमरी सेक्शन हमारा डेड पड़ जाता है, यानी कि आउटपुट पर कुछ नहीं देता। बस प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन को जोड़ने के लिए एक यहाँ पर SM ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो वोल्टेज को स्टेप डाउन करके ये सेकेंडरी सेक्शन को देता है। जहाँ 110 वोल्ट जानी है वहाँ को उतना देगा, किसी को 12 वोल्ट चाहिए किसी सेक्शन को, वहाँ पर 12 वोल्ट देगा, किसी को 5 वोल्ट चाहिए उसको 5 वोल्ट देगा। जैसा कि इस सप्लाई में आपने सीखा होगा, बिल्कुल वैसा ही इसमें होता है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज अलग अलग आती हैं। देखिए, सबसे पहले चेक क्या करना है। प्राइमरी सेक्शन बिल्कुल डेड है तो सबसे पहले आपने फ्यूज चेक करना है। अगर फ्यूज आपका बिल्कुल सही है तो शॉर्टिंग नहीं है, और यानी कि किसी और कंपोनेंट में कमी की वजह से वहाँ पर पावर सप्लाई आपकी डेड है। फ्यूज चेक करने के बाद आपने जस्ट क्या करना है, SM ट्रांसफार्मर के आउटपुट में जितने भी डायोड लगे हुए हैं, यहाँ पर जितने भी डायोड लगे हैं सभी में वोल्टेज चेक करनी है। यानी कि देखिए, SM ट्रांसफार्मर का यहाँ पर 2 पार्ट हैं, ये प्राइमरी सेक्शन में आता है, ये सेकेंडरी सेक्शन में आता है। एक को आपने ग्राउंड कर लेना है और मल्टीमीटर की आपने एक प्रोब यहाँ पे लगा लेनी है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये वाली है ग्राउंड की। अगर ऐसे भी पता नहीं चल पा रहा तो इस कैपेसिटर के नेगेटिव पे आप मल्टीमीटर के नेगेटिव पर रख लीजिए, और यहाँ पर आपको कितने डायोड मिल रहे हैं, 1 2 3 4 4 डायोड यहाँ पर लगभग आपको मिल रहे हो, और एक यहाँ पर देखिए कोने पर मिल रहे हैं आपको 5 डायोड मिल रहे हैं। एक डायोड आपका 110 वोल्ट के लिए यहाँ से EHT के लिए लगा है, जहाँ से आपका 110 वोल्ट EHT को जाता है। और नेक्स्ट जो दूसरा है वो आपका 24 वोल्ट जो कि वर्टिकल IC के लिए जाता है। ठीक है, आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। पहले में 110 वोल्ट, दूसरे में लगभग 24 वोल्ट जो कि वर्टिकल IC के लिए आउटपुट होता है। और जो है तीसरा जो है वहाँ पर लगभग 10 वोल्ट से आपको 12 वोल्ट मिलेगा जो कि मेन IC और मेमोरी IC के लिए आपका जाता है। यहाँ पर देखिए मेन IC और मेमोरी IC के लिए जाता है। और नेक्स्ट जो है 12 से 15 वोल्ट लगभग आपका साउंड IC के लिए जाता है, जो कि यहाँ पर आपको मिल रही होगी साउंड IC। देखिए यहाँ पर एक साउंड IC है, यहाँ के लिए जाता है, जिससे आपका साउंड आउटपुट होता है। IC जब ऑन होती है तब साउंड आउटपुट होता है। तो ये जब ट्रांसफार्मर आपका स्विचिंग करता है तो इन डायोड्स पे सिग्नल भेजता है, और सिग्नल भेजने के बाद ये डायोड आउटपुट करते हैं। ठीक है, डायोड आउटपुट करते हैं। जितनी वोल्टेज आपको मैंने बताई सभी डायोड में आप वोल्टेज चेक कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप यहाँ से चेक कीजिएगा। 110 वोल्ट, उसके बाद आपको 24 वोल्ट, उसके बाद एक डायोड में आपको 10 से 12 वोल्ट, एक डायोड में 12 से 15 वोल्ट मिलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये डायोड का निशान है ना, ये डायोड का निशान है, ये डायोड का निशान है, और ये भी डायोड का निशान है, तो इन पे आपको मिलना चाहिए। ये भी डायोड का निशान है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, देखिए +15 वोल्ट, यहाँ पर +15 वोल्ट यहाँ पर मिलना चाहिए, और यहाँ पर लगभग 24 वोल्ट मिलना चाहिए। यहाँ पर देखिए वैसे 180 लिखा है, 110 वोल्ट की रिक्वायरमेंट EHT को होती है, तो यहाँ पर 180 लिखा है, तो 180 के समथिंग यहाँ पर मिलना चाहिए, जितना यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है उतना। और यहाँ पर देखिए +24 वोल्ट इस सेक्शन पे आपको मिलना चाहिए। ठीक है, ये आपने कंफर्म कर लिया। अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आपको प्राइमरी सेक्शन का कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा। अब बात करते हैं प्राइमरी सेक्शन के फॉल्ट की। आपने आउटपुट भी चेक कर लिया, भाई फ्यूज भी बिल्कुल बर्न नहीं है और आउटपुट भी आपको कुछ नहीं मिल रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके प्राइमरी सेक्शन में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो इसे हम कैसे चेक करेंगे? अगर आपका फ्यूज नहीं जला है तो सबसे पहले मल्टीमीटर को आपने 1000 वोल्ट पे सेट करना है DC में। ठीक है, DC 1000 वोल्ट पे सेट करना है, और यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा होता है कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव में वोल्टेज चेक करना है।
यहाँ पर इस सर्किट से मैंने कैपेसिटर को निकाल लिया, आपको चलिए लगा के मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर लिखा भी है, तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव लेग में आपको ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। इस बोर्ड को मैंने उल्टा कर लिया है। यहाँ पर कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसको मैंने निकाला है, लेकिन आपको यहाँ पर बता दिया। तो यहाँ पर आपको लगभग जैसे हमारी 220 वोल्ट इनपुट होती है एसी, तो रेक्टिफाई होने के बाद इस कैपेसिटर में लगभग हमें 100 से 150 वोल्ट ज़्यादा मिलती है, यानी कि इसमें हमें 350 मतलब 320 से 350 वोल्ट के आसपास इस कैपेसिटर पे आपको मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रही है तो इसका मतलब कैपेसिटर से पहले जो कंपोनेंट है उसमें ख़राबी है। अब कंपोनेंट क्या क्या है कैपेसिटर से पहले ये चेक कर लें, ठीक है। ये कब बता रहा हूँ, जब फ्यूज आपका सही है और आपका वोल्टेज नहीं मिल रही है, और फुल शॉर्टिंग वाला इसके बाद मैं बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर कैपेसिटर में अगर वोल्टेज नहीं मिल रही है तो कैपेसिटर से पहले जो कंपोनेंट है उनको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो आप ये पॉइंट देख रहे हैं, ये आपका AC 220 वोल्ट इनपुट के लिए है, और वैसा ही यहाँ पर एक ये दो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये डिगोजिंग कॉइल के लिए जाता है। डिगोजिंग कॉइल यानी कि जो पिक्चर ट्यूब से अटैच्ड होती है, यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है ये डिगोजिंग कॉइल के लिए जाता है। इसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम पावर सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 220 वोल्ट इनपुट दे दी और आगे फ्यूज भी चेक कर लिया, और उसके बाद आता है ये कैपेसिटर, उसके बाद आती है कॉइल, और उसके बाद यहाँ पर ये रेक्टिफायर पे जाता है। देखिए 4 डायोड यहाँ पर लगे हुए हैं, तो यहाँ पर ये रेक्टिफाई हुआ, उसके बाद जाता है यहाँ पर आपका कैपेसिटर पे। तो कैपेसिटर पे आपको वोल्टेज नहीं मिल रही है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप इस कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक कीजिए। यहाँ पर आपको AC वोल्टेज मिलेगी। इस रेक्टिफायर से पहले ये जो कंपोनेंट है आपको यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, 220 वोल्ट मिलनी चाहिए। रेक्टिफायर होने के बाद इस कैपेसिटर में 350 के आसपास मिलती है, उससे पहले तो आपको 220 ही मिलेगी, मतलब जितनी आपके घर पे इनपुट होती है उतना ही मिलेगी। यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है, इसको उल्टा सुल्टा कैसे भी लगा सकते हैं। PF है, ये थोड़ा सा जो AC में जो AC लाइट होती है ना, जो 220 वोल्ट आपकी इनपुट होती है उसमें फ्लैक्चुएशन होता है, उसको फिल्टर करने के लिए कॉइल और एक कैपेसिटर लगाए जाते हैं ताकि रेक्टिफायर तक आपका फ्लैक्चुएशन कम हो। फिर रेक्टिफायर उसको DC बनाता है, इस कैपेसिटर तक देता है, और ये फिल्टर करके, और ये जो मेन कैपेसिटर है यानी कि ये फिल्टर करके आगे छोटे छोटे कंपोनेंट की मदद से इसको स्टेप डाउन और स्विचिंग करने के लिए इस ट्रांजिस्टर मेन ट्रांजिस्टर को देता है। STR लगाओ तो STR को देगा, फिर STR आपका इसको सिग्नल देता है, किसको, SM ट्रांसफार्मर को सिग्नल देता है, और स्टेप डाउन करके वो क्या करता है, स्विचिंग करते हुए इन डायोड्स को स्टेप डाउन करके देता है। फिर ये डायोड अपना अपना काम, जो अभी मैंने बताया था ना आपको, कोई 110 वोल्ट कहाँ के लिए, कोई 5 वोल्ट किधर के लिए जा रहा है, कोई 12 वोल्ट किधर के, वो तो बात की बात है। फिलहाल यहाँ पर हमें ये चीज़ें समझनी होंगी। अब सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, फ्यूज को चेक करना है। देखिए कभी कभी फ्यूज आपका क्या होता है ना, बर्न नहीं होता है, और इंटरनली वो बर्न हो जाए पता भी नहीं चलता आपको, और कभी कभी फ्यूज के इस जगह पे कार्बन लगने की वजह से भी आपका फ्यूज जलता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको रख लूँगा बजर की रेंज पे, यानी कि कंटिन्यूटी की रेंज पे। अभी यहाँ पर आपने पहले फ्यूज चेक कर लिया, फ्यूज ओके है, उसके बाद इस कैपेसिटर को चेक करना है। इस कैपेसिटर पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, इसके दोनों पॉइंट्स पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये जो कैपेसिटर का ये पॉइंट है, यानी कि ये जो पॉइंट है इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको यहाँ पर रख लेता हूँ ताकि आपको ईजिली दिखाई दे। अब यहाँ पर जो पॉइंट है इनमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें 1 मिनट, ये फ्यूज है, सॉरी ये जो कैपेसिटर है इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट, यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर बिल्कुल ओके है। अब देखिए आपको मल्टीमीटर दिख रहा होगा, अब देखिए यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, और यहाँ से यहाँ तक वो कॉइल लगी है। कॉइल में 2 पार्ट बने हैं, एक फेज के लिए, एक न्यूट्रल के लिए, एक लाइव के लिए, एक न्यूट्रल के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए कॉइल के 2 पार्ट बने हैं, एक से लाइव वायर और एक से न्यूट्रल वायर जा रही है आगे को, ठीक है, रेक्टिफायर तक। उसके बीच में ये PTC लगा हुआ है, और इसमें NTC भी लगा हुआ मिल सकता है आपको, किसी सर्किट में NTC भी मिल सकता है। PTC तो होगा ही होगा, क्योंकि PTC वैसे PTC नहीं भी होता किसी सप्लाई में, किसी की ज़्यादातर सप्लाई में PTC लगा होता है। क्यों, PTC जो होता है उसका क्या काम होता है, उसका सबसे पहले नाम आपको बता दूं, PTC का पूरा नाम है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी कि PTC एक ऐसा कंपोनेंट होता है अगर जिसको हम डायरेक्ट किसी भी सर्किट में लगा देते हैं
तो वहाँ पर उसकी रेजिस्टेंस चेंज होता जाता है। जैसे पीटीसी आपका हीट होते रहेगा उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, वैसे उसे भी आप देख सकते हो, उसका लिंक देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो पीटीसी एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें आप जिसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो उसका जो है रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। वो डिगोजिंग कॉइल के जस्ट बाद में लगा होता है, यानी कि डिगोजिंग कॉइल के जो कंपोनेंट यानी कि जो पॉइंट यहाँ पर बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर ये 2 पॉइंट हैं, तो यहाँ पर इससे अटैच्ड होता है। तो जब आपकी टीवी ऑन होती है, उसके बाद जब ये डिगोजिंग कॉइल वहाँ पर चलती है और ये पीटीसी वहाँ पर थोड़ी देर हीट होता है तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। और जैसे वो हीट होते जाता है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ के कभी कभी तो 1 मेगा ओम तक भी पहुँच जाती है। इसलिए वहाँ पर वो सर्किट को प्रोटेक्ट करने के काम पे आता है। कभी भी सर्किट वहाँ पर आपका ओवर हीट होता है तो वहाँ पर उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। भाई रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो होगा क्या, तो वोल्टेज अपने आप घटने लगेगी, आगे वोल्टेज नहीं जा पाएगी। और वैसे ही एनटीसी का काम होता है। एनटीसी का बिल्कुल उल्टा होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर वहाँ पर उसको हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर मतलब यानी कि उसका रेजिस्टेंस घटता जाएगा। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल अभी यहाँ पर हम मैं सभी कंपोनेंट के बारे में बताते जाऊँगा, हो सकता है इससे आपको उस कंपोनेंट का नॉलेज भी हो जाए। तो यहाँ पर हमने इस कैपेसिटर को चेक किया, उसके बाद यहाँ पर इसको इंडक्टर कॉइल को चेक करना है। इंडक्टर कॉइल को चेक करना है, यानी कि इसके 2 पार्ट बने हैं। पहला पार्ट यहाँ से यहाँ तक अटैच्ड है, तो यहाँ पर ये देखिए ये यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसका मतलब इंडक्टर कॉइल का एक पार्ट ओके है, ये दूसरा पार्ट भी ओके है। और इसके जस्ट आगे यानी कि इसके जस्ट आगे यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है आपका पीटीसी। जैसे कि अभी पीटीसी बिल्कुल ठंडा है तो उसकी जो वैल्यू है वो लगभग आ रही है 10-11 ओम्स के लगभग आ रही है। अगर मैं इसे थोड़ा सा हीट करूंगा तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगी। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। अभी यहाँ पर ये पीटीसी भी हमारा ओके है, तो इस तरीके से इसको हम चेक करते हैं। अब इससे आगे देखिए, जस्ट यहाँ पर ये डायोड यहाँ पर 4 डायोड लगे हैं, यानी कि रेक्टिफायर लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मेन कैपेसिटर पे आपका वोल्टेज नहीं आ रही है तो आपने पीटीसी, इंडक्टर कॉइल और इस कैपेसिटर को चेक कर लेना है। ठीक है, वैसे ये कैपेसिटर पैरेलल पे लगा होता है, इस पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो यहाँ पर फ्यूज उड़ जाएगा, नहीं शॉर्ट होता है या वीक पड़ जाता है तो यहाँ पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, फिर भी आपका कैपेसिटर पे वोल्टेज आएगी। अगर कैपेसिटर पे वोल्टेज नहीं आ रही है तो सबसे पहले तो आप इंडक्टर कॉइल चेक कर लीजिए, क्योंकि इसके बीच में जो है यानी कि जो चीज़ सीरीज में लगी हुई है उसमें कुछ न कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। ये कब देखना है, जब कैपेसिटर पे वोल्टेज ना आए और फ्यूज भी बर्न ना हुआ हो, तब आपने इस इंडक्टर कॉइल को चेक करना है, क्योंकि यही एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि सीरीज में यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर इस कंपोनेंट पे चेक करने के बाद अपने यहाँ पर डायोड दिख रही है ना 1 2 3 4, ये डायोड चेक करनी है। इसमें आपको कोई भी शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। देखिए, अगर डायोड में शॉर्टिंग आती है तो सबसे पहले आपका फ्यूज यहाँ पर जल जाएगा। फ्यूज नहीं जलता तो इंडक्टर कॉइल फट जाएगी। वैसे इंडक्टर कॉइल नहीं फटनी चाहिए, क्योंकि इसके जो वायर का जो गेज है थोड़ा मोटा है। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर फुल शॉर्टिंग, यानी कि फ्यूज उड़ चुका है और फ्यूज आपने बांधा फिर उड़ गया, फिर बांधा फिर उड़ गया। अब देखिए, ये फ्यूज जो बना होता है वो शॉर्टिंग जब होती है सर्किट में, यानी कि कोई कंपोनेंट ख़राब होता है तो फ्यूज इसीलिए पतला बनाया जाता है ताकि वो आपके घर की लाइन को जलाए ना या फिर सर्किट में कोई ब्लास्ट ना करे, इसलिए यहाँ पर फ्यूज को पतला बनाया जाता है। तो आगे शॉर्टिंग हो रही तो फ्यूज उड़ गया, यानी कि दूसरी कंडीशन क्या होती है, फ्यूज उड़ गया है। तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, तो फ्यूज उड़ गया है तो सबसे पहले आपने इस कैपेसिटर को चेक करना है, इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए मेन कैपेसिटर में। हाँ, किसी भी कंपोनेंट पर आपको शॉर्टिंग आ रही है तो उसको निकाल के ज़रूर चेक करना है। अब निकाल के आपने चेक के लिए इसमें शॉर्टिंग नहीं है, ये इंडक्टर कॉइल तो बिल्कुल सही रहेगी। फुल शॉर्टिंग की वजह से ऐसा होता है, तो इंडक्टर कॉइल को भी एक बार कंफर्म करने के लिए चेक कर लीजिए। और इसको भी चेक करना है। उसके बाद चारों डायोड को चेक करना है एक एक करके। किसी में अगर शॉर्टिंग आती है तो उस डायोड को निकाल के चेक कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है ना सर्किट में आगे किसी कंपोनेंट की शॉर्टिंग आने की वजह से डायोड में भी शॉर्टिंग दिखा देता है, और मेन कैपेसिटर पे भी आपके दोनों पिन पे यहाँ पर भी इसमें भी शॉर्टिंग दिखा देता है। किस वजह से, किसी और कंपोनेंट की वजह से। मुझे पता है इसमें किस कंपोनेंट की वजह से ज़्यादा शॉर्टिंग आती है, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे डिटेल्स यहाँ पर बताना पड़ेगा। अब देखिए, इसका अब आपने यहाँ पर सारे डायोड चेक कर लिए। हाँ, इन कैपेसिटर को भी जरूर चेक कर लेना। यहाँ पर 1 2 3 4 ये जो है नीले वाले कैपेसिटर को भी चेक कर लेना। ये जो इस टाइप के जो आपको कैपेसिटर मिलते हैं, जो आपके
नीले वाले, लाल वाले जो पीएफ, जिन्हें नैनोफेरेड, पिकोफेरेड कैपेसिटर बोलते हैं, उनको आपने क्या करना है, जब चेक करना है तो उनमें कोई भी वैल्यू नहीं आती है, बिल्कुल भी कोई भी वैल्यू नहीं बताएगा। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट जो कैपेसिटर होते हैं उनमें कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, चार्ज होने के बाद तुरंत वह वैल्यू को डाउन कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 मिनट इसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं वहाँ पर देखिए आपको दिखाया वैल्यू, कुछ बार दिखाने के बाद ये चार्ज होके वैल्यू नहीं दिखाएगा, फिर इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, उसके बाद ये वैल्यू ज़रूर दिखा देगा। 1 मिनट, ये अभी भी चार्ज होगा तो इसको शॉर्ट करेंगे तो अब वैल्यू दोबारा से दिखाएगा। देखिए यहाँ पर फिर चार्ज हो गया, फिर वैल्यू नहीं आती। इलेक्ट्रोलाइट जो कैपेसिटर होते हैं उनमें वैल्यू दिखाने के बाद वैल्यू डाउन कर सकता है, लेकिन इन कैपेसिटर में कोई भी वैल्यू नहीं दिखाता है। सर्किट में लगे लगे वैल्यू दिखाएगा, वैसे वैल्यू नहीं दिखाता, निकाल के जरूर चेक करना है। तो ये कंपोनेंट आपकी क्लियर हो गए, डायोड, कैपेसिटर, इंडक्टर। तो इस कैपेसिटर पे आपने दोनों पॉइंट पे चेक करना है। आपको बीप करके यहाँ पर साउंड सुनाई दे रहा है, तो समझ लीजिए या तो इस कैपेसिटर में शॉर्टिंग है या फिर आगे कंपोनेंट में शॉर्टिंग है। उसके बाद आपने कैपेसिटर की मैंने बता दिया चेक कैसे करना है, ऐसे चेक कर लिया, निकाल के चेक करना है। कैपेसिटर निकाल दिया, साइड में रख लिया, फिर भी आपको कैपेसिटर के दोनों पॉइंट्स पे शॉर्टिंग आ रही है। अब क्या करें, देखिए इसका सबसे बड़ा कारण होता है यहाँ पर ट्रांजिस्टर का शॉर्ट हो जाना, या फिर दूसरी सप्लाई में जो STR लगा था, देखिए यहीं पर आपको बता दे रहा हूँ सप्लाई को बार बार क्या निकालूँ, उसका STR का शॉर्ट हो जाना, यहाँ पर इसमें आपको शॉर्टिंग दिखा सकता है। ठीक है, हाँ एक चीज़ है, आपने डिगोजिंग कॉइल के दोनों वायर को निकाल लेना है। ठीक है, जब भी आप चेक करें, ऑफलाइन चेक करना बता रहा हूँ, ऑनलाइन नहीं, यानी कि जो ऑन AC में चेक करना आपको नहीं बता रहा हूँ। ऑन AC में चेक तब करना है जब फ्यूज ओके हो, आउटपुट नहीं दे रहा हो, वहाँ पर आपने वोल्टेज जरूर चेक करनी है। हाँ, जब फ्यूज उड़ा हो तो आपने सारे कनेक्टर्स इसके डिस्कनेक्ट कर लेने हैं, यानी कि डिगोजिंग कॉइल को आप जरूर डिस्कनेक्ट कर लेना। उसके बाद कैपेसिटर पे आपको कुछ ना कुछ शॉर्टिंग आ रही है, कैपेसिटर निकाल के चेक लिया, फिर भी पॉइंट पे शॉर्टिंग आ रही है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना डाउट क्लियर करने के लिए STR या ट्रांजिस्टर को निकाल के फिर वहाँ पर शॉर्टिंग चेक करनी है। डेफिनेटली 90% आपको क्या होगा, ट्रांजिस्टर निकालने के बाद उस पॉइंट पर शॉर्टिंग नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रांजिस्टर या फिर STR होता है उसके ख़राब होने की वजह से वहाँ पर शॉर्टिंग आती है। एक चीज़ आपको बता दूँ, STR या फिर ट्रांजिस्टर बिल्कुल एक्यूरेट नंबर का आपने लगाना है अगर शॉर्ट हो गया हो तो। ठीक है, वैसे STR को जब आप चेक करते हैं, यानी कि कोई STR में यहाँ पर देखता हूँ अगर है तो आपको चेक करना भी बता देता हूँ। तो दोस्तों अभी STR मेरे पास है नहीं, सिर्फ उसी सप्लाई में STR है, उसको भी अभी चेक करना आपको बता दूंगा। बाकी जो आप ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं, ट्रांजिस्टर को निकालना है आपने, निकालने के बाद आपको एक नॉर्मल एक किसी भी ट्रांजिस्टर में बता देता हूँ जिसमें 3 लेग होती हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर को आपने निकाल लिया, उसके बाद ट्रांजिस्टर की तीनों पिनों पे आप, वैसे ये IGBT है लेकिन ट्रांजिस्टर भी ऐसे ही चेक किया जाता है जैसे हम IGBT चेक करते हैं। असल में IGBT, MOSFET ये सब ट्रांजिस्टर के ही अंतर्गत आते हैं। IGBT और MOSFET का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। सबसे पहले इस ट्रांजिस्टर को हमने बाहर निकाल लिया, कब, जब इस कैपेसिटर में शॉर्टिंग आ रही है तो इस ट्रांजिस्टर को हमने बाहर निकाल लिया। उसके बाद ट्रांजिस्टर की तीनों लेग पे हमने शॉर्टिंग चेक करनी है ऐसे करके, तो आपको डेफिनेटली वहाँ पर शॉर्टिंग आ रही मिलेगी। जब आपने ट्रांजिस्टर को निकाला उसके बाद कैपेसिटर के पॉइंट पे चेक किया, शॉर्टिंग मिलेगी ही नहीं फिर आपको, भाई ट्रांजिस्टर फुल शॉर्ट है तो इस पॉइंट्स पे आपको बिल्कुल भी आपको शॉर्टिंग नहीं मिलेगी। फिर ट्रांजिस्टर पे भी कंफर्म करने के लिए आप एक बार चेक कर ही लीजिए, तो ट्रांजिस्टर में इस तरीके से आपको शॉर्टिंग नजर आएगी तीनों लेग पे, या फिर किसी 2 लेग पे, या फिर तीनों पे, या फिर ये दोनों बाहर के या दोनों अंदर के, इसमें आपको नजर आएगा। तो इस तरीके से ट्रांजिस्टर खराब होने पर क्या होता है, फ्यूज आपका ज़्यादातर उड़ जाता है। ऐसा नहीं है भाई आपका ट्रांजिस्टर ही ख़राब है तो इसमें आपको शॉर्टिंग रह जाए, उससे पहले आपको ये चारों डायोड जरूर चेक करनी है। भाई जो आपका कैपेसिटर पे डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव देता है वो ये डायोड देता है। ट्रांजिस्टर से पहले आपको ये बताना भूल गया, ये डायोड जरूर चेक करने हैं। इस तरीके से शायद मैंने बता दिया होगा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया। तो इन डायोड को आपने ज़रूर चेक करना है। कोई एक डायोड भी अगर ख़राब होगा तो क्या होगा, उसमें आपको एक तरफ से या और दोनों तरफ से बीप आएगा। ठीक है, एक भी डायोड अगर ख़राब होता है तो कैपेसिटर पे आपको फुल शॉर्टिंग दिखा सकता है। वैसे ज़्यादातर डायोड ख़राब होने के बाद दिखाई नहीं देते हैं, भाई इंटरनली ख़राब हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, और फिर भी डायोड में आप देख के पता नहीं कर सकते कि भाई ये डायोड ख़राब है, लेकिन आपको निकाल के ज़रूर चेक करना होगा। तो डायोड चेक किया, उसके बाद आप सेटिस्फाई हो गए भाई डायोड में शॉर्टिंग नहीं है, उसके बाद अपने कैपेसिटर के पॉइंट पे फिर भी शॉर्टिंग आए तो फिर आपने ट्रांजिस्टर को चेंज कर लेना। फिर भी आपको शॉर्टिंग आ रही तो यहाँ पर एक ये ट्रांजिस्टर है और दूसरा वो ट्रांजिस्टर है, उनको ज़रूर चेक करना है। उसके बाद वहाँ पर कुछ आपको PF वगैरह या फिर ये कैपेसिटर जो PF शेप में है तो इनको भी चेक ज़रूर कर लेना है, इनको निकाल के। ठीक है, अगर ट्रांजिस्टर आपका ओके है तो इनको निकाल के ज़रूर चेक कर लेना है, क्योंकि ये भी शॉर्ट हो जाते हैं कभी कभी। ऐसा नहीं है जी ज़्यादातर शॉर्ट नहीं होते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट ऐसा नहीं है हो भी सकते हैं, इसलिए आपने इनको भी चेक कर लेना है। तो फर्स्ट आपने डायोड, फिर आप ये ट्रांजिस्टर,
इन दोनों में ज़्यादातर शॉर्टिंग आती है, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, यहाँ पर ये जेनर लगी हुई है, ये जेनर लगी हुई है, यहाँ पर इनमें भी शॉर्टिंग आ जाती है कभी कभी, तो इनको भी चेक करना है। जैसे डायोड आप चेक करते हैं, बिल्कुल यहाँ पर इस जेनर को भी आपने चेक करना होगा। तो इस तरीके से उसमें भी वैल्यू एक तरफ से देगा, एक तरफ से नहीं देगा। देखिए अगली कंडीशन क्या होती है कि आपका ये सारे कंपोनेंट ओके हैं, कैपेसिटर पे कोई शॉर्टिंग नहीं दे रहा, ये ट्रांजिस्टर में भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, सब कुछ ठीक है, फिर भी आउटपुट में कुछ भी वोल्टेज नहीं दे रहा है, यानी कि आउटपुट कुछ दे ही नहीं रहा है। ऐसी कंडीशन में आपने ये छोटे छोटे कंपोनेंट चेक करने हैं, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है ये चेक करना है, और यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है वो चेक करनी है, ये वाली छोटी मोटी जितनी भी रेजिस्टेंस है सभी चेक करनी है। ये ट्रांजिस्टर भी आप एक बार चेक जरूर कर लीजिए। ऑप्टो कपलर की इन दोनों लेग को चेक कर लीजिएगा, तो इसमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। इस तरफ की 2 लेग में, उस तरफ की लेग में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दिखाएगा, जो एलईडी वैल्यू आता है ना लगभग डायोड का, वही आपको दिखाएगा, क्योंकि ऑप्टो कपलर जो है एक फोटो ट्रांजिस्टर और एलईडी को मिलके बना होता है, आईआर एलईडी को मिलके ऑप्टो कपलर बना होता है। तो ऑप्टो कपलर की जो प्राइमरी सेक्शन में 2 लेग है, ऑप्टो कपलर की जो 4 लेग होती हैं, 2 प्राइमरी में होती है, 2 सेकेंडरी में होती हैं। तो प्राइमरी की जो 2 लेग है उनमें कोई भी शॉर्टिंग आपको नहीं आनी चाहिए। कुछ वैल्यू दिखा सकता है, वैसे ऑप्टो कपलर को निकाल के चेक करें तो कोई वैल्यू नहीं दिखाएगा। जो वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पर अदर कंपोनेंट्स की वजह से दिखाता है, ठीक है। तो एक एक करके जैसे 1-2 आपको यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस बता देता हूँ कैसे चेक करने हैं। देखिए रेजिस्टेंस, जैसे ये वाली रेजिस्टेंस आपने कैसे चेक करनी है, इस तरीके से यहाँ पर देखिए कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। अगर आपको कलर कोड याद है तो देख के आप बता देंगे कितने का है, उतने में सेट कर लेंगे। वैसे रेजिस्टेंस को चेक करने का अगर मतलब इसके जो आपको तरीका अगर डिटेल में चाहिए तो उसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब इसको रखते हैं 200 पे सेट करते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को, और यहाँ पे चेक करते हो। यहाँ पर देखिए 1 मिनट, यहाँ पर ये 14 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पर इस रेंज तक कुछ भी वैल्यू नहीं आती है, समझ लीजिए आपका रेजिस्टेंस ख़राब है, ठीक है। हाँ, कुछ मेगा ओम्स, वैसे मेगा ओम्स पे ज़्यादातर नहीं होते हैं, यहीं तक किलो ओम्स तक की कम में ही यहाँ पर रेजिस्टेंस लगे होते हैं। तो मेगा ओम्स तो बहुत ज़्यादा जब इसको ड्रॉप करना होता है तब लगा होता है, वैसे इस सर्किट में मेगा ओम्स के बहुत कम आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 2.7, ये आपका 2.5 किलो ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यानी कि 20 पे भी दिखा देगा ये देखिए आपका, ये देखिए 1 मिनट हिल जा रहा है बार बार। ये 2.5 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस है, के पे दिखा रहा तो किलो ओम, नीचे को दिखा रहा तो ओम्स में। अब वैसे ये रेजिस्टेंस आपने चेक कर लिया, सभी रेजिस्टेंस यहाँ पर थे। इसको बढ़ाते हैं, देखिए इसमें कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा था अभी, हाँ ये 99, यानी कि ये 100 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, यानी कि इसमें भी दिखा देगा ये, क्योंकि 200 किलो ओम्स की रेंज में इसको दिखाना चाहिए। हाँ देखिए 100 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है ये वाला। तो ऐसे ही आपने सभी रेजिस्टेंस चेक करने हैं बारी बारी से, और जीनर को भी यहाँ पे चेक करना है। ये जो 4148 है असल में वो डायोड होती है, सिग्नल के लिए यूज करी जाती है। तो किसी एक डायोड को निकाल के आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर वैसे मेरी सप्लाई यहाँ पर है, किसी काम की नहीं, इसलिए यहाँ पर एक कंपोनेंट को निकाल के बाहर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस डायोड का नंबर भी आपको बता देता हूँ, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था 4148 नंबर की यहाँ पर ये डायोड होती है। असल में ये फास्ट स्विचिंग के लिए सिग्नल के लिए यूज करी जाती है, ठीक है। ये जेनर डायोड नहीं होती है, ये भी एक डायोड ही होती है। तो यहाँ पर इसे हम बजर की रेंज पे चेक करते हैं। एक तरफ से वैल्यू देगा जैसे डायोड देती है ना, बिल्कुल वैसे ही। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि 4148 पे एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, ये डायोड है, जेनर डायोड है, क्या चीज़ है, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप एग्री हैं तो ज़रूर बना दूंगा। तो इस तरीके से एक तरफ से वैल्यू देता है जैसे डायोड देता है ना, बिल्कुल, और एक तरफ से वैल्यू नहीं देता है। तो ऐसे आपने ये डायोड या फिर जेनर डायोड को चेक करना है। तो इतने ही कंपोनेंट यहाँ पर हमारे प्राइमरी सेक्शन में होते हैं। अगर सारे कंपोनेंट बिल्कुल ओके हैं, आप सेटिस्फाई हो चुके हैं भाई, हाँ हमारे सारे कंपोनेंट ओके हैं, सभी को आपने चेक कर लिया, तो खराबी भाई है तो किस जगह पे है। अब इसमें एक कंडीशन और आती है, देखिए यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर या फिर कोई भी STR होता है ना, कभी कभी अंदर से ही ओपन हो जाता है भाई, शॉर्ट नहीं दिखाएगा, ओपन हो जाएगा, आपको शॉर्टिंग भी नहीं दिखाएगा। यानी कि सपोज कीजिए ये आपका ट्रांजिस्टर सर्किट से हमने निकाल लिया, वैसे ट्रांजिस्टर नहीं है, ये है IGBT। तो ट्रांजिस्टर आपने सर्किट से निकाल लिया और देखा भाई तीनों में कोई भी अब शॉर्टिंग नहीं आ रही है, तो भाई फॉल्ट है तो किसी का भी। कभी कभी होता क्या है ना, अंदर से ओपन हो जाता है। तो उस कंडीशन में एक बार आप ट्रांजिस्टर को या फिर STR को आप नया वाला लगा के देख सकते हैं। हाँ STR पे क्या होता है ना, वाटेज के हिसाब से वहाँ पर लगाया जाए, तो सेम नंबर का मिले तो वही लगाइएगा। अदर नंबर का आप लगाते हैं तो होगा क्या, वो फट जाएगा, फटेगा नहीं तो वो आपके सर्किट को कहीं पर डैमेज कर सकता है। और STR में भी ओरिजिनल या फिर डुप्लीकेट लोकल वाले भी आते हैं। कभी कभी STR लगाते ही दोबारा से उड़ जाता है, इसलिए आप जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाए भाई ओरिजिनल वाला STR है,
तब आप उसको परचेज करके लगाइएगा, सिर्फ ओरिजिनल वाला। तो कभी कभी ये ओपन होने की वजह से भी आपका सर्किट डेड हो जाता है, तो ट्रांजिस्टर को आपने नया वाला या फिर STR को नया वाला लगा लेना है, ठीक है। इसको ही नहीं बल्कि इन ट्रांजिस्टर को भी आपने चेंज करके देख लेना है एक बार। कब? जब कोई भी शॉर्टिंग आपको ना मिले और आउटपुट में वोल्टेज ना मिले, तो इन ट्रांजिस्टर ये फिर ओपन होने की वजह से भी ऐसा होता है। और दूसरा कारण, आपका ये SM ट्रांसफार्मर भी ख़राब हो सकता है। आपका ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है तो आउटपुट में कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, आपका प्राइमरी सेक्शन ओके है, सब कुछ ओके है, SM ट्रांसफार्मर भी ओके है, और आउटपुट में जो ये डायोड लगी हैं जो कि 110 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट और यहाँ पर अलग अलग सेक्शन के लिए लगी हुई है, तो उनमें कुछ ना कुछ शॉर्टिंग आने की वजह से भी यहाँ पर आपका ये सेट डेड हो सकता है, सर्किट डेड हो सकता है। और एक वैसे प्राइमरी सेक्शन हमारा क्लियर हो गया, आपको यहीं पे मैंने डिस्कस कर दिया। अगर अभी भी समझ में ना आया तो दूसरा वीडियो बना दूंगा ज़रूर, आप अपने अगर ध्यान से देखा हो तो सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया। एक छोटे से फॉल्ट की और बात करूँगा। देखिए, एक यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा होता है हॉरिजेंटल सेक्शन के लिए, जो कि EHT के जस्ट पास में होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इस जगह पे मैंने वैसे निकाल लिया है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर होता है। अगर वो ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है तो आपका टीवी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आएगा, या फिर आपका टीवी स्क्रीन का जो LED है वो ब्लिंक होते रहेगा, और हो सकता है उसमें आपको साउंड सुनाई दे, साउंड भी सुनाई दे सकता है, कभी कभी साउंड भी नहीं आता लेकिन यहाँ पर ब्लिंक करने लगता है। ऐसा क्या होता है, इस ट्रांजिस्टर के शॉर्ट होने की वजह से आपको टीवी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आता, हॉरिजेंटल सेक्शन उसका डेड पड़ जाता है। और ये ट्रांजिस्टर ख़राब होने की वजह से प्राइमरी सेक्शन के किसी भी कंपोनेंट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये फ्यूज वगैरह बर्न नहीं होता। इसलिए आपको ये आपने चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, आउटपुट में डायोड भी चेक कर लिए, तो इस ट्रांजिस्टर को एक बार जरूर चेक करना। कब? जब आपकी LED टीवी की ब्लिंक कर रही हो तब, ठीक है। वैसे ये सब मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा, सभी पार्ट्स बताते रहूँगा धीरे धीरे करके। फ़िलहाल जो प्राइमरी का है वो सेक्शन हमारा क्लियर हो चुका है। तो ये वीडियो पसंद आई या फिर अभी भी कोई जानकारी मेरे से छूट गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, उसका भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। देखिए, वीडियो जो है मैंने स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से समझाई है, एक कंपोनेंट को आपको कवर करते हुए, ठीक है। फिर भी कोई चीज़ यहाँ पर छूट जाती है या फिर कोई गलती हो जाती है तो आप कमेंट में कुछ गलत ना लिखते हुए कुछ सजेशन ज़रूर दीजिएगा। इससे हमें नया कुछ करने का मौका मिलेगा और नया सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि हर किसी के पास बहुत सारा नॉलेज हो, हर कोई अपने आप में कुछ ना कुछ अधूरा होता है। इसलिए यहाँ पर गलतियाँ हर किसी से होती हैं, इसमें भी कुछ गलती हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर सुझाव दीजिएगा, उसको अगली वीडियो में इम्प्रूव करके नए तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सपोर्ट कीजिए। थैंक यू एंड गुड लक।